So we start with the second type of bioreactor, which is actually the Sparger type. सी दोनों के बेसिक स्ट्रक्चर में सब में सेम है. क्या क्या होगा? पीएच कंट्रोल सिस्टम होगा, थर्मोमीटर होगा. जो ये इसका लेवल है, जो न्यूट्रिटिव मीडिया जिसमें हम फिल करें, इट शुड बी अप टू द 3/4 लेवल. मतलब उसको कंप्लीटली फिल नहीं करना है. बस दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में तो क्या था, वो एक स्टील का सिलिंड्रिकल वेसल था विद अ ब्रॉड बेस. बट यहाँ पे जो हम स्पार्जर टाइप बायोरिएक्टर ले रहे हैं, इट इज एक्चुअली रेक्टेंगुलर इन शेप. सो देयर इज अ डिफरेंस इन द शेप. प्लस इसमें कोई मोटर यूज नहीं हो रही है. इफ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टर टैंक बायोरिएक्टर विच वी डिड यस्टरडे, उसमें आई सेड कि जो स्टर टैंक है उसमें एक मोटर होती है यहाँ पे. सो व्हेन द मोटर इज स्विच्ड ऑन, तो जो ब्लेड्स होती हैं they actually start rotating at high speed. बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है. इसमें एक सिंपल सा डिफरेंस क्या है कि इसके बेस पे, बॉटम पे देयर इज अ पाइप. ठीक है. और ये पाइप कैसे पाइप होता है, इतना छोटा सा होल होता है, उसमें से इस पाइप को इंट्रोड्यूस किया जाता है. तो ये पाइप अंदर जाके टेक्स अ यू शेप फॉर्म. मतलब ऐसे वी टेक अ पाइप इन सच अ फॉर्म कि वो अंदर जाके इट फॉर्म्स अ यू शेप. ठीक है. तो अंदर जाके व्हाट हैपेंस कि ये जो पाइप है, इसके अंदर जगह जगह पे देयर आर होल्स. ठीक है. Now, what is the purpose of introducing these holes? अब इस पाइप का ये जो एंड है, इट इज लेफ्ट ओपन. एंड यहाँ पे से क्या करते हैं, एयर इंट्रोड्यूस करते हैं, एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं. तो जब एयर यहाँ से जाती है, सो बिकॉज ऑफ दीज होल्स, तो ये जो एयर है वो इस सोल्यूशन में पास होने लगती है. ठीक है. तो जितने ज्यादा होल्स है, उतनी ज्यादा एयर इंट्रोड्यूस होगी इस मीडियम के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, अ लॉट ऑफ एरेशन इज क्रिएटेड. ठीक है. So because of a lot of aeration, the nutritive media tends to get mixed more easily. फर्स्ट वाले में ऐसा कोई एयर इंट्रोडक्शन वाला सिस्टम नहीं था. उसमें क्या था, मोटर स्विच ऑन होता तो ब्लेड स्टार्ट करती है रोटेट होना. ठीक है. एंड अपर ब्लेड का सेपरेट फंक्शन था. अपर ब्लेड क्या करती थी, वो फ्रॉथ फॉर्मेशन को ब्रेक करती थी. एंड जो लोअर ब्लेड्स थे वो मिक्सिंग में हेल्प करते थे. बट यहाँ पे एक कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. जो बेसिक स्ट्रक्चर है इट एक्चुअली रिमेन सेम. But what is the difference? That a pipe is introduced in this, basically this type of bioreactor, and many holes are created in this bioreactor. So the main aim of doing all of this is to create a lot of aeration in this nutritive medium, so that all the things they get mixed up very quickly and very easily. This is the only difference. ठीक है. और क्या है, बस इसमें रेक्टेंगुलर इन शेप होगा, प्लस देयर इज नो मोटर. आप लोगों को कुछ बहुत ज्यादा इनके डिटेल्स में नहीं लिखा है. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर देयर डायग्राम्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ देयर, मतलब डिटेल, थोड़ा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना है, बाकी कुछ भी नहीं. थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना, दैट्स इट. आपको बायोरिएक्टर का एग्जाम में इतना ही यू हैव टू लर्न, इतना ही प्रिपेयर करना. ठीक है. अच्छा, इसमें इस चैप्टर में एकदम एक छोटा टॉपिक बचता है, विच इज द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है? देखो, बायोरिएक्टर में हमने बोला कि व्हाट इज हैपनिंग इन बायोरिएक्टर, कि वी वांट टू प्रोड्यूस आवर प्रोडक्ट और द प्रोटीन ऑन अ लार्जर स्केल. ठीक है. तो अब हमको लार्जर स्केल पे वी गॉट द प्रोडक्ट और द प्रोटीन बेसिकली. सो अब क्या होगा, वो जो प्रोटीन ऑब्टेन हुआ उसको डायरेक्टली तो मार्केट में नहीं भेज सकते हो. Obviously you can, that cannot be used directly by the people. It has to undergo so many processes. मतलब पैकेजिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए सो मेनी प्रोसेसेस आते हैं. सो जो भी वो प्रोसेसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. मतलब आफ्टर द फॉर्मेशन इन द बायोरिएक्टर्स, मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है बायोरिएक्टर्स में, द प्रोडक्ट एक्चुअली अंडरगोज सम प्रोसेसेस बिफोर अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज रेडी फॉर मार्केटिंग. ठीक है. मार्केट में हमको क्या मिलता है, वी एक्चुअली गेट द फिनिश्ड प्रोडक्ट. जो बायोरिएक्टर से प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, दैट इज नॉट इन अ फिनिश्ड फॉर्म. वो फिनिश्ड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है. वी हैव टू प्रोसेस इट एंड डेवलप इट इन अ फिनिश्ड फॉर्म, सो दैट कि हम उसको डायरेक्टली मार्केट में सेंड कर सके एंड इट कैन बी यूज्ड बाय द कस्टमर्स. ठीक है. सो हाउ डू यू डू द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग? इट इंक्लूड्स 2 स्टेप्स. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है, फर्स्ट इज सेपरेशन. सेपरेशन मतलब कि ये पूरा जो प्रोसेस हमने किया है, इसमें से प्रोडक्ट को हम कैसे सेपरेट करेंगे. ठीक है. From this entire thing, how do we separate the product from this entire thing? This is the first step, which is the separation. And second step क्या है, the purification of the products, which are collectively called downstream processing. Purification of products मतलब कि obviously we are introducing plasmids, we are introducing microorganisms, host cell, मतलब so many things we are introducing. So there are chances कि जो product obtain हुआ, it might be contaminated. Contaminated किसके साथ? There can be many bacteria stuck on it, या फिर कोई प्रोडक्ट्स के रिमेन्स उसके ऊपर
लगा रह सकता है या फिर न्यूट्रिटिव मीडिया लगा रह सकता है. सो वी हैव टू बेसिकली प्योरीफाई द प्रोडक्ट. मतलब हमको जो प्रोडक्ट चाहिए इट शुड बी इन द प्योर फॉर्म. इट शुडंट हैव एनी कंटामिनेशन और एनी इम्प्योरिटी. ठीक है. So the first step होगा the separation of the product from the rest of the things, and second will be the purification of the product. And all both of these steps, they're collectively known as the downstream processing. So how do we obtain a finished product, or what are the various processes which are involved? First is the, again जैसे मैंने बोला, separation. The product is separated by centrifugation. Centrifugation technique आपको पता है कि you just put the product in the centrifuge, and it actually the centrifuge starts rotating at a very high speed. So all the components which have a high density वो settle down कर जाएंगे bottom पे, and the lighter ones will float above. ठीक है. तो centrifugation से हम इनको separate कर लेंगे. Then the purification and sterilization is done. Purification again to separate it from the different components, and sterilization means कि किसी भी pathogen से या microbe से there should not be any contamination. ठीक है. It should be completely sterilized. थर्ड इज टेस्टिंग एट मल्टीपल लेवल्स. टेस्टिंग एट मल्टीपल लेवल्स मतलब कि जो हमने प्रोडक्ट सिंथेसाइज किया है वी हैव टू टेस्ट इट. सपोज कोई वैक्सीन क्रिएट करी है या कुछ भी किया है, सो वी हैव टू टेस्ट इट अपॉन डिफरेंट पीपल. ठीक है. पहले वील टेस्ट इट ऑन डिफरेंट एनिमल्स, विद देन डिफरेंट humans, and then it is actually made available for the people. ठीक है. commercially available. So it's not like कि प्रोडक्ट बना लिया, प्रोटीन बना लिया, उसको सेपरेट कर लिया, प्योरीफाई कर लिया, and then immediately it is made available to the people. नहीं, it is tested at multiple levels. ठीक है. एंड द फोर्थ स्टेप है जब टेस्टिंग भी कंप्लीट हो जाती है, टेस्टिंग ओके, रिजल्ट ओके आता है टेस्टिंग का, so then it is certified for packaging and is available at the commercial scale. मतलब after all these steps have been completed, then the product is actually given a good certificate, and it is allowed or it is made available for the people at the commercial scale. मतलब कि product का commercial production can be started. ठीक है. So this is all which is there in the downstream processing. That's it. And here your first chapter it gets completed. ठीक है. इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा विच इज द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. इस चैप्टर में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, या नेक्स्ट क्लास में जब भी यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क मी. ठीक है. सो यहाँ पे मेरी तरफ से दिस चैप्टर एक्चुअली गेट कंप्लीटेड, एंड आई कंप्लीटेड द टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस. ना ही मैं कुछ एक्स्ट्रा करा रही हूँ और ना ही मैं कुछ कम करवा रही हूँ. ठीक है. जो भी आपके सिलेबस में है मैं उसके अकॉर्डिंग आई एम मेकिंग यू डू द योर चैप्टर्स ऑन द सिलेबस. ठीक है. So you can write it down, and then we'll start with the next chapter which is biotechnology and its applications.
Can I rub the left side? Is it done? डायग्राम तो हो गया क्या? निश्चय तुम्हारा?
See, जो next chapter है which is the biotechnology and its applications. सबसे पहले जो applications है, we majorly study the applications of biotechnology mainly in two fields. First is the agriculture and the other is the health and the medicine sector. So firstly we'll study its applications in the agricultural field. So जो सबसे first basic application आता है in the agricultural field is the agrochemical based agriculture. ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सभी को पता है. व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960s? इट स्टार्टेड द ग्रीन रेवोल्यूशन, एंड बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन the production of the crops, mainly like wheat, rice, and all these jowar, bajra, their production increased to a great extent to multiple folds in the northern area, mainly the states of Haryana and Punjab. So that was the green revolution which actually took place, and it was majorly responsible for providing a means of food to a lot of people, because after the independence the population shot up rapidly. ठीक है, जो population है वो बहुत जल्दी increase हुई, and it was very much necessary to feed the increasing mouths. So how was it done? It was actually done by the green revolution. So green revolution में basically क्या technique follow की गई थी? Green revolution was derived from this biotechnology only. ठीक है, उसमें क्या किया गया था? There were multiple foreign genes were introduced. ठीक है, foreign genes introduce किए गए थे जिससे the crop production could increase. So the Green Revolution succeeded in increasing the yield of the crops mainly due to two reasons. First is the use of improved varieties of the crops, and second is the use of agrochemicals, because Green Revolution से पहले there was not any use of agrochemicals. ठीक है, so during the Green Revolution there was an increase in use of the pesticides and the fertilizers. ठीक है, so since there was a use in the pesticides and fertilizers, तो जो भी पेस्ट थे जो या इंसेक्ट्स थे, they could be easily treated, and the yield or the fertility of the soil was increased by adding the several fertilizers. ठीक है, so green revolution gives us an example कि how did the biotechnology help in increasing the yield of the crops at in the 1960s. ठीक है, जब साइंस इंडिया में obviously it wasn't developed that much, it actually just started to develop. Okay, second application comes in the organic farming. Organic farming के word से everyone is very much familiar. Everyone is doing organic farming these days. हर कोई बोलता है I'm doing organic farming, organic farming. So what is actually organic farming? Organic farming में क्या करते हैं? The farmers they actually use the manure, biofertilizers, biopesticides, biocontrols to increase the crop production. ठीक है, so मतलब कि there's nothing which is chemical which is being used in this. मतलब जो भी आप fertilizers डाल रहे हो या जो भी manure use कर रहे हो, that is completely organic. उसमें कहीं पे भी there is no usage of the chemicals. ठीक है, and even if you have to control the pest, we again use an organism only. मतलब if there is a pest, कोई insect है, तो उसके ऊपर जो कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर फीड कर सके, वो जिसके लिए वो एज अ प्रेडेटर एक्ट कर सके, we introduce those organisms. ठीक है, so we are not using any sort of chemicals, so we are only using the living organisms. So everything is completely organic and there is no use of chemicals. So the farmers they basically use the manure, biofertilizers, biopesticides and various biocontrol agents to increase the crop production instead of using the artificial fertilizers and the pesticides. ठीक है, so organic farming is in very much trend these days and it has a lot of scope in the coming future. ठीक है, third is the genetically engineered crop based agriculture. Genetically engineered crop based agriculture मतलब कि suppose I want a wheat variety मुझे ऐसे चाहिए जिसके अंदर उसके जो ग्रेन का साइज है इट शुड बी लार्ज. ठीक है, एंड जो उसका ऐसा मतलब उसकी जो ईल्ड है वो भी इंक्रीज हो जाए. ठीक है, बट सपोज कोई जो इंडियन जो कन्वेंशनल इंडियन वेराइटी है, दैट कन्वेंशनल इंडियन वेराइटी के अंदर क्या है, जो व्हीट ग्रेन का साइज है दैट इज एक्चुअली स्मॉल एंड उसका ईल्ड भी जो है वो लो है. ठीक है, बट इफ आई समहाउ इंट्रोड्यूस अ जीन इन द कन्वेंशनल व्हीट, जो बाहर की कोई वेराइटी से अगर मैं उसका हाई यील्ड वाला जीन जो इंडिया का ओरिजिनल व्हीट है उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दूं, तो जो व्हीट की क्वालिटी है या व्हीट का जो यील्ड है इट कैन बी इंक्रीज.
So how is it all being done? Again, the same recombinant DNA technology. I'm using a vector to introduce my gene of interest. तो जो हाई इंक्रीजिंग यील्ड वाला जीन है वो मेरा एक डिजायर्ड जीन बन जाता है, ठीक है. सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग दैट जीन इनटू दिस इंडियन ओरिजिनल wheat variety. This is just an example. So what is this genetically engineered crop-based agriculture? The genes of the plants or the bacteria or the fungi or the animals, they have been changed by manipulation. Again, कोई भी होस्ट सेल है जिसके अंदर हमको वो डिजायर्ड प्रोटीन चाहिए या डिजायर्ड जीन का प्रोडक्ट चाहिए, सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस आवर डिजायर्ड जीन इनटू दैट होस्ट सेल, ठीक है. सो व्हाट आर वी डूइंग, मतलब सपोज ये कोई भी एनिमल सेल है, इस एनिमल सेल में मेरे को ये कोई प्लांट सेल है, समझो इस प्लांट सेल के अंदर मेरे को हाई यील्डिंग व्हीट वैरायटी वाला जो जीन है वो इंट्रोड्यूस करना है. सपोज आई इंट्रोड्यूस इट ओवर हियर, ठीक है. तो वो हाई यील्डिंग व्हीट वैरायटी का जीन सपोज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो ये क्या हो गया, ये तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया. ये सब हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. सो जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, तो बेसिकली व्हाट हैव वी डन, वी हैव कंप्लीटली मैनिपुलेटेड द जीन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेल. मतलब इस सेल को ही हमने मैनिपुलेट कर दिया, ठीक है. इसको मैनिपुलेट कैसे किया, इसमें हमने एक फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है. तो अब ये ओरिजिनल सेल नहीं बन गया. नाउ दिस इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप. अगर ये कोई प्लांट सेल है तो इट बिकम्स द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, और कोई एनिमल है तो इट इज नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है. सिंपल सी चीज है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज दैट ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर या फिर मतलब वो होस्ट सेल है जिसके अंदर हम एक फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टू ऑब्टेन आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है. So again, just now I said the genes of the plants, bacteria, fungi, animals, they have been changed by manipulation, and these are genetically modified organisms. इनको हम simply GMOs भी बोलते हैं. मतलब वो host cells जिनके अंदर the foreign genes have been introduced, they are known as genetically modified organisms. ठीक है. इसी में एक term आती है इसी से जो similar resembling term है, that is actually transgenic organisms. Transgenic organisms, what are these organisms? The organisms in which the foreign genes are introduced by genetic engineering are the transgenic organisms. Exactly the same चीज जो genetically modified organisms होते हैं, उसी के लिए एक और term है transgenic organisms, ठीक है. जिस host cell के अंदर हम foreign gene को introduce कर रहे हैं by the genetic engineering technique or the recombinant DNA technique, that organism is known as the transgenic organism, ठीक है. Now these foreign genes actually change the host cell. So these foreign genes are actually changing the host cells such that कि जो ओरिजिनल जीनोम होता है वो होस्ट सेल का वो completely चेंज हो जाता है, ठीक है. इसी तरह एक हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स की हम बात करेंगे इस चैप्टर में. वन इज जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स. अगेन व्हाट इज ट्रांसजेनिक प्लांट्स? ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर द प्लांट्स जिसके अंदर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड आवर फॉरेन जीन्स, ठीक है. So there are two techniques which can be used for introducing the foreign genes into the plant. First is through a vector which we generally use as a plasmid, जो plasmid use करते हैं. And या फिर second method हो सकता है through the direct introduction of DNA, ठीक है. Through direct introduction of DNA के मैंने आपको vectorless gene transfer methods बता रखे हैं. उसमें मैंने क्या क्या बताया था, gene gun method, micro injection method, all these methods can be used. So this will come in the direct introduction, and through a vector तो वो direct using a plasmid it can be done. So we'll talk about these two techniques, how can we introduce any foreign gene into a plant, ठीक है. and इसमें हम example कौन सा लेंगे, जो last chapter में हमने किया था Agrobacterium tumefaciens का जो tumor inducing plasmid था. We will take the example of that. In the meanwhile you can write it down and then we'll start with the procedure. Actually how is it